विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो पहले हम वो टॉपिक रिवाइज करते हैं जो हमने कल किए थे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा डे 4 है। तो कल एक तो हमने सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके देखा था कि कहाँ उनका यूज़ है, ठीक है। और हमने मनी कंट्रोल पे देखा था कि कॉर्पोरेट एक्शन को कहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा सारी डिटेल्स, पेयर्स कंपैरिजन, बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल्स जो होती है। फिर स्टॉक प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका ओपन किया है, हाई लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मनी कंट्रोल पे मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, ठीक है। इसके अलावा हमने उसका देखा था कि आईपीओ की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल सकती है। मैंने चित्तौड़गढ़.com आईपीओ है जो उसकी बताया था साइट कि उस पर जाके सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है आईपीओ से रिलेटेड। फिर मैंने उसका बताया था कि अ, हम लोग प्रोस्पेक्टस को कहाँ पे देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस हम लोग सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वो फाइलिंग्स वाला जो ऑप्शन था उसमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस करके लिखा होगा तो उस पे आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने एक और चीज़ प्रैक्टिकल में की थी जो कि थी हम लोग ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोला था और वो आपको दिखाया था कि बाय सेल कैसे करते हैं। फिर हमने उसमें डिलीवरी और इंट्राडे का पढ़ा था। डिलीवरी ऑर्डर जब होता है जब हम लोग उसको होल्ड करने के लिए ऑर्डर देते हैं कि हम लोग उसको होल्ड करना चाहते हैं। इंट्राडे होता है सेम डे के लिए कि हम लोग उसी दिन खरीद के उसी दिन अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे, ठीक है। फिर एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के बारे में हमने देखा था जो कि मार्केट सेशन का 30 और मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए टाइमिंग होती है और 4 जो कि ब्रोकर के लिए टाइमिंग बिल्कुल मार्केट क्लोज हो जाती है उसके बाद के जो आवर्स होते हैं वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हम उनमें प्लेस करते हैं। फिर इसके अलावा हमने ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स देखे थे। ऑर्डर्स क्या होते हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में फिर नंबर ऑफ शेयर्स बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं मतलब, और उसके अलावा बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं ये बताते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं वो ऑर्डर होता है। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक हमने मार्केट ऑर्डर देखा था जिसमें हमने बॉय का एग्जांपल लिया था, जैसे कि लड़के होते हैं वो जो मार्केट प्राइस होता है उसी पे सामान खरीद लेते हैं, उसी तरीके से जो शेयर है हम मार्केट प्राइस पे ही उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिमिट ऑर्डर को देखा था जो कि गर्ल्स का एग्जांपल लिया था कि गर्ल्स बार्गेनिंग करती है सेम वे में लिमिट ऑर्डर में होता है कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं कि हमें इतने पे ही वो चाहिए। फिर हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर देखे थे। स्टॉप लॉस का मतलब मैंने बताया था कि हम लोग अपने जो रिस्क है ना लॉस होने का उसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, मतलब उसको हम लोग लिमिटेड कर देते हैं कि ज़्यादा लॉस हमें ना हो। फिर मैंने उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी बताया था कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं हमारा जैसे प्रॉफिट होता जा रहा है। उससे क्या है कि जो प्रॉफिट हमारा हो सकता था और वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता था उसके चांसेस कम हो जाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने दो टाइप के ऑर्डर पढ़े थे, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मार्केट मतलब कि स्टॉप लॉस हिट होते ही मार्केट में जो नेक्स्ट प्राइस होगा उस पे वो सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस लिमिट में वो उसी पे ही सेल होगा जो हमने प्राइस फिक्स किया है। अगर वो प्राइस हिट ही नहीं होता है तो वो ज़्यादा लॉस होने के हमारे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एक बिड आस्क स्प्रेड का पढ़ा था कि बिड आस्क क्या होता है, बेस्ट बाइंग प्राइस और बेस्ट सेलिंग प्राइस, कि बायर जिस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है और सेलर जिस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है, ये हमने डिस्कस किया था। स्प्रेड होता है बाइंग और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट का मैंने आपको दिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसा दिखता है। उसके अलावा आईओसी इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि अभी की भी मिल जाए नहीं तो वो कैंसिल हो जाए, इसके बारे में हमने देखा था। और जीटीसी गुड टिल कैंसिल, जब तक मैं कैंसिल ना करूँ वो तब तक ऑर्डर वहीं पे ही रहना चाहिए, ठीक है। फिर शेयर ऑप्शन में चले जाते हैं अगर हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो उसको हम लोग शेयर ऑप्शन बोलते हैं। फिर मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में हमने देखा था, ओपन आउट का है और एक्सचेंज ट्रेडेड का, जिसमें ओपन आउट का मतलब है जो कि पुराने टाइम में होता था जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं थे, और एक्सचेंज ट्रेडेड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हम जो चीज़ें कवर करने वाले, आज हम इसको जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर टाइम लगता है तो पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पे जाएंगे।
और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे 6 डेज लेफ्ट है, ठीक है। तो हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो है बोनस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट्स के बारे में हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही हम लोग कल छोड़ दिए थे। कॉर्पोरेट एक्शन के हमने देखा था, कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर याद हो तो मनी कंट्रोल में। मैं दोबारा बता दूंगी एक बार इनको समझाने के बाद कि ये होते क्या है। फिर हम एलटीपी के देखेंगे, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, जैसे तो मैंने बताया था, फिर मैं एक बार दोबारा बताऊंगी। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं हमें अपना डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर अनाउंसमेंट डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होती है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, HII, NII, सॉरी DII और FII, FPI, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोग डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है और डिपोजिटरीज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग कवर करेंगे। फिर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और इसके अलावा सर्किट फिल्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें पता होना चाहिए, जिसको नॉलेज नहीं है ना स्टॉक मार्केट की, मतलब जिसे हम बोलते हैं सट्टा लगाना होता है, वो तो जिनको नॉलेज नहीं होती ना, उनको सर्किट फिल्टर के बारे में भी नहीं पता होता है। तो मैंने देखा था यूट्यूब पे भी, एक आध लोगों ने कमेंट कर रखी थी कि ऐसे कैसे प्राइस को रोक रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसको सर्किट फिल्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। तो मैं वो समझाऊंगी कि वो क्या होता है। फिर टॉप लाइन बॉटम लाइन को देखेंगे कि ये दोनों क्या होता है। और फिर थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस के बारे में देखेंगे, लेकिन इसका हम ढंग से जो है टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे। और इसके अलावा रिंग ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस करूंगी। और ब्रोकर, लास्ट में ब्रोकर का मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आज ये सब सब टॉपिक्स जो हैं हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें डीमेट अकाउंट बनाने के, अपना खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बता रही हूँ मैं। आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। फिर एड्रेस प्रूफ, अपना आधार कार्ड इसमें लगा सकते हैं। फिर चेक या बैंक स्टेटमेंट, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। चेक है तो उसको क्रॉस करके हम लोग पिक्चर डाल देते हैं, और बैंक स्टेटमेंट में जो 6 मंथ की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी प्रीवियस, वो आपकी डाली जाती है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मैंने पहले भी बताया था, जिनका 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम RIA बोलते हैं। 2 लाख से ज़्यादा का होता है उसको हम HNI बोलते हैं। फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो जो कि इंडिया में रह के, यानी कि एक कंट्री के अंदर रह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि बाहर इंस्टीट्यूशन से जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इधर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हमने अलग अलग जगह पढ़ा था कि RIA की कितनी इन्वेस्टमेंट है, HNI की कितनी इन्वेस्टमेंट है, DII की कितनी है, FII की कितनी है। फिर कभी कभी हम लोगों को नोटिस करना चाहिए, जब भी हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये देखना चाहिए कि इन्होंने अपनी होल्डिंग तो कम नहीं की है, FII ने तो अपनी होल्डिंग कम नहीं की है, म्यूचुअल फंड्स ने तो नहीं की, क्योंकि बैड साइन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो लोग जो है ना, फंड मैनेजर्स वहाँ बैठे होते हैं। फंड मैनेजर्स बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, फिर जाके अगर वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करे तो उसका रीजन क्या है। या तो हो सकता है वो कंपनी में कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ नेगेटिव न्यूज आने वाली है, कोई भी रीजन हो सकता है। सेम प्रमोटर्स का हो सकता है। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी को चला रहे, एक तरीके से उन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है, उनकी होल्डिंग का कम होना, इसका मतलब ये है नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी चलाई है, मेरे को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो दूसरा क्यों ही करेगा, ठीक है। तो अगर वो अपनी होल्डिंग कम करे तो आप उस शेयर से निकल जाए, दूर रहो, ठीक है। ये है नेगेटिव साइन होता है उसमें। तो जनरल नॉलेज के लिए थी ये चीजें, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। फिर अनाउंसमेंट डेट और रिकॉर्ड डेट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज को हम लोग एक मैजिशियंस की तरह भी बोल सकते हैं, जिनका काम क्या होता है, ये फिजिकल शेयर्स को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं था, सभी जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, शेयर सर्टिफिकेट की फॉर्म में, ठीक है। और वो लोग कैरी करते थे, ठीक है। तो इन इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना, रखना, संभाल के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के आने के बाद सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, 1% ही आप लोग जो कंपनी है 1% ही फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, बाकी उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना, यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड करना कंपलसरी है, ठीक है। डीमेटेरियलाइज्ड करना, रीमेटेरियलाइज्ड करना डिपोजिटरीज का काम है। NSDL और CDSL के बारे में अगर आपने सुना हो तो, नहीं सुना है, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको याद आएगा कि मैंने बताया था।
NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। जो भी फाइनेंस फील्ड का है, फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो होते हैं डिपॉजिटरीज का काम करते हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म से उसको डिमेटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके अलावा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डायरेक्ट हम डिपॉजिटरी की हेल्प से तो ये काम नहीं करवा सकते ना, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारी इस चीज में हेल्प करते हैं। कुछ नहीं, वो ब्रोकर ही होते हैं एक टाइप से। ब्रोकर इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु हैज डायरेक्ट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। वो अपना डायरेक्ट अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ खुलवाते हैं, फिर हम उनके थ्रू अपने फॉर्म को डिमेटेरियलाइज में कन्वर्ट करना, जो भी हमें और भी फंक्शंस होते हैं वो हम करते हैं परफॉर्म। फिर हमने कॉर्पोरेट एक्शन देखा था, उसमें हमने डिविडेंड्स को देख लिया था कि डिविडेंड्स किस तरीके से दिए जाते हैं। पहले परसेंटेज के फॉर्म में दिए जाते थे फेस वैल्यू पे। ठीक है, जैसे कि 10 रुपए का 10% जो है, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू किसी शेयर की, और कंपनी ने बोला है कि वो 10% जो है डिविडेंड दे रही है, यानी कि 10 का 10% हो गया 1 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपए पे 1 रुपया आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे शेयर की वैल्यू 1000 हो 2000 हो, उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो प्रीमियम पे हो रहा है ना, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है। लेकिन न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से वो रुपीज में मिलता है कि 10 रुपए पे 1 रुपए का वो मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, ये डिफरेंस आया है। तो इसके अलावा हम लोग बोनस और स्प्लिट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। इसको मैं अब समझाती हूँ कि ये क्या होता है। बोनस होता है, हम लोग हमेशा बोनस को सोच के पॉजिटिव वर्ड आता है ना दिमाग में, सेम वही है उधर भी। जैसे कि वहां पे मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको साइड पे। हमने कल अडानी एंटरप्राइज का देखा था, इसी का ही देख लेते हैं आज भी। इसमें जाके तेरा कॉर्पोरेट एक्शन का, फिर हमने ये बोनस का देखा था। यहाँ पे अब लिख रहा है रेशियो में, लिख रहा है ये 1:1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1:1 मतलब कि आपको एक शेयर मिलेगा एवरी 1 शेयर हेल्ड बाय यू, कि अगर आप कोई एक शेयर को होल्ड करते हैं तो आपके उसके ऊपर 1 शेयर मिलेगा। 2:1, इसका मतलब ये नहीं कि 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा, इसका मतलब है 2 शेयर आपको बोनस में मिलेंगे अगर आप कोई एक शेयर होल्ड करते हैं तो। पीछे वाला होल्डिंग शेयर है और जो आगे वाला है वो शेयर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये है। और मैं समझाती हूँ कॉन्सेप्ट कैसे होता है। मान लो जो शेयर है उसके जो प्राइस है, शेयर प्राइस चल रहा है मार्केट में 1000 रुपए। ठीक है, एक ए नाम का आदमी है, उसने 1000 रुपीज के 10 शेयर्स जो है अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड किए हुए हैं। अब इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 के उसने जो है डीमेट अकाउंट में ये ABC के शेयर्स जो है होल्ड किए हुए हैं। अब कंपनी ने बोला कि वो उसको 1:2 का डिविड वो दे रही है, बोनस दे रही है। ठीक है, तो अब वो बोनस में क्या होगा कि उसको जितने भी ये 10 बोनस है ना उसके, तो उसको 5 बोनस एक्स्ट्रा मिले, 5 शेयर्स, 10 शेयर्स है उसके पास, उसको 5 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसके 15 हो जाएंगे। लेकिन उसकी ये जो कैपिटल है ना वो चेंज नहीं होगी, ये प्राइस में चेंज आएगा। कैसे आएगा? जो उसकी फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए थी शेयर की, वो फेस वैल्यू आधी होके 5 रुपए रह जाएगी, 2 से डिवाइड हो गया। सेम वे में इसके जो प्राइजेस हैं वो अब 500 रुपए रह जाएंगे। ठीक है, तो ये 1500 एक सेकंड एक सेकंड, ये 20 हो जाएगा, सॉरी, आपको 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा ना। एक सेकंड एक सेकंड, वन इज टू वन रेशियो करना पड़ेगा हमारा एग्जाम्पल के हिसाब से उसको, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। 1:1 कर दिया तो हर 10 शेयर के ऊपर आपको, हमारा जो यहाँ पे 1:1 था ना, 10 पे आपको 10 और मिल गए, तो ये आपके पास 20 शेयर हो गए। लेकिन अब जो इनके 1000 रुपए थे ना प्राइस, वो 500 हो जाएंगे। सेम कैपिटल वही रहेगी आपकी 10,000 रुपए। लेकिन अब इसका फायदा क्या? लोग सोचते हैं, जिनको नॉलेज नहीं लेके जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, कि यार शेयर के प्राइस जो थे ना 1000 रुपए थे और अब 500 हो गया अचानक से, 2 दिन बाद ही, मतलब अचानक से पता नहीं कैसे हो गए, शायद कोई निगेटिव न्यूज होगी इस वजह से हुआ है, हम एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से। लेकिन वो कंपनी ने जो शेयर 1000 के 500 जान पूछ कर किए, क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट में 1000
कि शेयर खरीदने वाले कम लोग हैं, लेकिन 500 को अफोर्ड करने वाले ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो अब पहले जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा था वो 1000 रुपीज पे हो रहा था, लेकिन अब 500 पे होगा। तो इससे क्या है कि उसकी जो 10,000 की वैल्यू है ना और ज्यादा स्पीड से ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले 1000 पे मान लो कि 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो हो गया 1050, ठीक है। और अब हो रहा है 500 के ऊपर, तो इसका 500 मतलब ज्यादा ज्यादा रेट से जो है इंक्रीज होगा। तो ये अच्छी चीज है एक तरीके से बोनस। सेम वे में स्प्लिट्स होता है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है स्प्लिट्स में भी, कि उसकी जो फेस वैल्यू है उसको 10 से लेके 5 में स्प्लिट कर दिया, फिर उससे भी कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, कंपनी में भी कैपिटल उतनी रहती है और अपनी जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स की कैपिटल सेम रहती है, लेकिन चेंज किस में आता है, शेयर प्राइस में। ये जो 1000 है वो 500 हो जाएगा। अब जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो 500 रुपये पे होगा, और ज्यादा लोग अब इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि शेयर प्राइस बढ़े अगर अच्छी कंपनी है तो बोनस एक अच्छी चीज है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और आता है, मैं आपके नॉलेज के लिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. टॉपिक समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ, शेयर और बोनस का, ये स्प्लिट्स और बोनस का? यस मैम। ओके। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने इसमें कवर तो नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है। बाय बैक शेयर्स का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स जो है वो वापस खरीद रही है। अब इसमें जब क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर्स यानी कि अच्छी न्यूज है, कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए तो वो अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है ना, तो उससे भी शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग उससे जो है कम हो जाती है, लोगों का जो कंट्रोल है ना उसमें कंपनी के शेयर्स पे लोगों का कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स को सिक्योरिटीज से वापस खरीद लेती है, सेकेंडरी मार्केट से वापस परचेज कर लेती है, और एक अच्छी न्यूज होती है, इसकी वजह से शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स के जब भी न्यूज आए आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है, और थोड़ी एनालिसिस करके। फिर मैंने ये जो बताया स्प्लिट्स का और बोनस का, अब इसका यूज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी अगर किसी ने 10 शेयर होल्ड कर रखे होंगे अपने डीमेट अकाउंट में, तो उसको 10 और मिल जाएंगे, लेकिन कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। अब इसमें एक टर्म है एक्स बोनस डेट और एक है अनाउंसमेंट डेट। इसमें क्या मतलब है? अनाउंसमेंट डेट वो डेट जिस दिन अनाउंस हुआ है कि आपके अकाउंट में आपको जो है बोनस मिल रहा है, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, 30 अक्टूबर 2009 को हुई है। फिर एक्स बोनस डेट क्या है कि 10 दिसंबर 2009 से पहले आपके अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए, यानी कि मेरे को न्यूज पता लग गई है, अभी भी मैं शेयर्स खरीद सकती हूँ 10 दिसंबर से पहले। अब मैं 9 दिसंबर को खरीद रही हूँ, पहले जो टाइम T+2 का था ना, अगर मैं 9 को खरीद रही हूँ तो 10 तक तो मुझे वो मिलेगा ही नहीं, मुझे तो वो 11 को मिलेगा, यानी कि मैं एलिजिबल नहीं होंगी ना इस बोनस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो मुझे उससे पहले खरीदना होगा। अब जरूर T+1 सेटलमेंट डेट है तो 9 को खरीदूंगी, मुझे 10 तक मिल जाएगा, तो ये चांसेस हैं। पहले T+2 का टाइम था, यानी कि 8 को खरीद होते हैं, मतलब पहले 10 तारीख से पहले खरीद के रखूं। अनाउंसमेंट डेट और एक्स बोनस का ये मतलब था। सेम स्प्लिट्स में आ जाता है, ठीक है। न्यू फेस वैल्यू उनकी 1 रुपीज हो गए, ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 रुपए की, 10 रुपए में कितना पूरा 100% स्प्लिट किया, यानी कि 1 रुपए का वैल्यू हो गया है। यानी किसी ने अगर 10 शेयर हेल्ड कर रखे होंगे इसके, तो उनकी वैल्यू मतलब उसके अकाउंट में 100 शेयर्स हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि एक जो शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, अब उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए हो गई है, तो उसको 10 शेयर और मिल गए हैं, यानी 100 शेयर्स उसके पास टोटल हो जाएंगे। एक्स स्प्लिट वही कि आपको 28 तारीख से पहले आपके अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बोनस और स्प्लिट्स का, ये इंपॉर्टेंट था, ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है। बोनस स्प्लिट्स अगर दिखाई दे रहा है तो शेयर्स को खरीद के रखो, और भी एनालिसिस करके, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है आपके एनालिसिस का, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में था, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थोड़े, तो मैंने आपको बताए। फिर वॉल्यूम्स का मैंने बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज ट्रेडिंग इन हैंड, यानी कि एक दिन के अंदर जितने शेयर्स जो है चेंज हुए हैं और ट्रेड हुआ है इनके बीच में, ठीक है। फिर ट्रेडिंग सिस्टम, ओपन आर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम हम दोनों ने डिस्कस कर लिया, हमने वो। और अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट अब मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। फिर अब कॉन्सेप्ट आता है सर्किट फिल्टर्स का, कि सर्किट फिल्टर क्या होता है। देखो क्या होता है कि कोई शेयर है, अभी अडानी इंटरप्राइज का देखा था आपने, अडानी का देखा था न्यूज की वजह से कितना ज्यादा ऊपर नीचे प्राइसेस हो रहे थे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। अगर ऐसा गिरते जाएंगे तो इससे इन्वेस्टर्स का तो बहुत लॉस हो जाएगा ना,
जिसने जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े मतलब कुछ बड़े-बड़े भी हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर एक दिन में ही इतना करेक्ट हो जाएगा मार्केट, करेक्ट होना मतलब कि डाउन चले जाना मार्केट का, तो इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस लॉस को कंट्रोल करने के लिए या फिर एक ही दिन में बहुत ऊपर चला गया किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है कि किसी का बहुत, अगर किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, इसका मतलब कहीं न कहीं किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, ठीक है? तो क्योंकि मार्केट का पैसा मार्केट में जाता है, ना कि सेबी कोई लेता है, ना स्टॉक एक्सचेंज कुछ रखता है, ना ब्रोकर कुछ रखता है उसमें। तो इतना ज़्यादा किसी इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, उसके लिए सर्किट फिल्टर्स लगाए जाते हैं। एग्ज़ाम्पल 20% का लेके चलते हैं, मोस्ट कॉमनली 20% ही होता है कि अ, अगर शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उस पर्टिकुलर डे वो 120 से ऊपर नहीं जाएगा और 80 रुपीज़ से नीचे नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, तो 120 पे आके रुक जाएगा और आप शेयर्स अब नहीं खरीद सकते हैं। सेल कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। अ, उसके अलावा इसमें सेम 80 पे अगर आ जाएगा तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर सकते आप। तो उसमें लोअर सर्किट लग रहे थे, जो नीचे होता है उसको लोअर सर्किट बोलते हैं और जो ऊपर लगते हैं वो अपर सर्किट होते हैं, ठीक है? अब लगातार 20% का भी नहीं लगाते, फिर वो 10% का भी लगाते हैं, 5% का भी लगाते हैं, तब तक जो इन्वेस्टर है उसको सोचने का टाइम मिल जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो चेंजेस आता है, अभी जैसे अडानी के कुछ स्टॉक फिर ऊपर जाने लगे थे वापस से, कुछ अभी भी नीचे चल रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि अब उसमें ट्रेडिंग होना शुरू हो गई है या फिर कुछ रीजंस होंगे। तो ये सर्किट फिल्टर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा करेक्ट ना हो जाए, एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, तो ये लिमिट्स हैं एक तरीके से। तो सर्किट फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इससे ज़्यादा जैसे कि मैंने एक कमेंट में पढ़ा था कि अडानी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है क्योंकि उसके जो प्राइस है और ज़्यादा डाउन नहीं गए आज, एक लिमिट पे रुक गए वो। तो उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था कि उधर 5% का या 10% का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जो कि लोअर सर्किट है, उसने उसको हिट कर दिया है, अब उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। मान लो 80 रुपए जो था उसने लोअर सर्किट को हिट कर दिया, अब नेक्स्ट डे है ना जो, वो 80 रुपए और 60 रुपए और 40 रुपए इस पे लगेगा, ये लोअर सर्किट, ये अपर सर्किट, और ये अगर 20% का लगता है तो 5% का लगता है तो अलग अमाउंट होगी, 10% का लगती है तो अलग होगी। तो इस तरीके से मतलब इसका 20% जो होगा, सॉरी मैंने 80-60-40 लिखा है, लेकिन ये 20% शायद ये नहीं होगा इनका। तो जो भी होगा उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये लोअर सर्किट अपर सर्किट का समझ में आया? नहीं आया? Yes, ma'am. देखो इसमें भी लिख रहा है अपर सर्किट लिमिट लिख रही है 2028 रुपए और लोअर लिमिट लिख रही है 1660 रुपए के आसपास, ठीक है? तो लिखा भी होता है, मिल भी जाता है ये। और अब आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है, टॉपिक हमारे खत्म होने पे है। और अब एक कॉन्सेप्ट आता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन का, कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होती है। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो उसके जो टोटल सेल्स हैं उसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है? अब सेल्स जो है उसको हमने टोटल सेल्स को ईयर की रिवेन्यू बोल दिया। अब उसमें से हम लोग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं कि जो जो हमने बनाने का जो कॉस्ट आया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आया है, जितनी भी कॉस्ट थी उसको माइनस कर दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट आया है, लेकिन अभी हमने टैक्स नहीं दिया है, तो हम उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देंगे। प्रॉफिट कमाते कंपनी टैक्स देना पड़ता है ना, तो हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब हमने टैक्स भी माइनस कर दिया, हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको हम लोग बॉटम लाइन बोलते हैं, और जो रिवेन्यू था हम उसको टॉप लाइन बोलते हैं, ठीक है? इसका यूज मैं बताती हूँ कहाँ पे है। ये टर्नओवर देखो, यानी कि सेल्स जो है, कंपनी की सेल्स कितनी बढ़ती जा रही है। जो 2014 में थी 6348 थी करोड़ में वैल्यू, फिर 2015 में बढ़ के 7269 हो गई है, 2016 में 7800 बढ़ती जा रही है, और लास्ट में 2018 का डेटा है 9282 हो गई है। फिर उसमें से टर्नओवर में से एक्सपेंसेस काट दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद उसमें से टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, एक्सपेंसेस काटने में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग बॉटम लाइन बोलते हैं, ठीक है? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और नीचे जो है शेयर प्राइस एज ऑन 31 मार्च, इसमें शेयर प्राइसेस लिखे हुए हैं।
अब इनमें अब ऐसे एनालिसिस की जाती है, मैं बता रही हूँ कि आप लोग जो देखोगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, तो उसमें देखोगे टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर शेयर प्राइस देखो, ये भी इसमें 843 है, फिर 277 यहाँ पे, ये डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2686 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी बढ़ता गया है। हो सकता है कि ये 370 है, यहाँ पे 250 रह जाए, फिर यहाँ पे दोबारा बढ़ने लगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस रहे हो। एग्जाम्पल बता रही हूँ बस मैं। तो ये एनालाइज करना आना चाहिए कि पिछले 5 साल की स्टेटमेंट क्या कहती है, इन्होंने कितनी ग्रोथ की है, तो हमें पता लग जाए कि अच्छी ग्रोथ पिछले 5 सालों से हो रही है अलग अलग कॉन्सेप्ट में, जो फंडामेंटल्स में कवर होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उसके बाद हमें देखना है उसका कंपनी का विजन क्या है, कि वो आगे क्या करने का सोच रही है। ये सब चीज़ों के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये फैक्टर एक और फैक्टर है जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस में आ जाते हैं। वैसे तो मैं ये पूरा का पूरा टेक्निकल में कवर करूंगी, लेकिन जैसे शेयर के प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं, 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 तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है हायर हाइज एंड हायर हाइज का, ठीक है। अप मूव्स एंड डाउन मूव्स को हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस में कवर करेंगे, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। और ये पूरा हम उसमें कवर करेंगे। अप ट्रेंड हो गया, फिर डाउन ट्रेंड जब नीचे जाता है, साइड वेज ट्रेंड जब वो एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है, ठीक है। इसमें चार्ट्स बता रखा है, डेली फॉर शॉर्ट टर्म, ये सब मैं कवर करूंगी, मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन का हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कैप क्या होता है, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि अगर मैं आज की डेट में उसको एक कंपनी को बेचने जाऊं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, सीधा सीधा मतलब मोटा मोटी इसका ये मतलब है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विद मार्केट प्राइस पर शेयर्स। जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में एक्सचेंज ट्रेड होने के लिए छोड़ रखे हैं, 100 मान लेते हैं, और मार्केट प्राइस मान लेते हैं 1000 रुपीज, तो यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस क्या है। तो कंपनीज हैव हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें बता रखा है। फिर हमने उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी देखो मैंने आपको बताया था टॉप 100 कंपनीज, 100 टू 250, और 250 के बाद ये जो है अभी का है, मैंने ये जो है पीपीटी पहले बनाई हुई थी, इस वजह से इसमें ये सब दिख रहा है। अभी जो सेबी की न्यू गाइडलाइंस है उनके हिसाब से ये है, पहले ये था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 10,000 से ज्यादा करोड़, करोड़ की जो ज्यादा कंपनी है उसको हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं, जिनका कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में है उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं। फिर जिसका 500 करोड़ से कम है उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं वो सेफ होती हैं एक लिमिट तक। क्यों सेफ होती है? क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप जो है अभी अपने मिड में है, ठीक है, तो उसमें लॉसेस हो सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ी रिस्की होती है। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की होती है, क्यों? क्योंकि वो शुरू ही हुई हैं, या तो बहुत ज़्यादा रिस्क और रिटर्न जो है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत ज़्यादा अगर रिस्क जो कंपनी है आगे बढ़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, और डूब गई तो आपको पूरा पूरा लॉस भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं हम लोग लार्ज कप कंपनीज को, दोस कंपनीज होस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज गुड, सो जनरली ऑल ब्लू चिप कंपनीज आर लार्ज कैप्स, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रिंग ट्रेडिंग का। रिंग ट्रेडिंग में क्या है कि मान लेते हैं ए एक बंदा है, ठीक है, उसने एक शेयर है एबीसी, उसको 10 रुपए में मतलब बहुत सारे उसने 10,000 शेयर खरीदे हुए थे, ठीक है। तो 10 रुपए में उसको बेच दिए बी को, ठीक है। तो उसने कितने में बेचे? 1 लाख रुपए में बी को बेच दिया। अब बी ने वही 12 रुपए में सी को बेच दिए, सी ने 14 में डी को बेच दिए, और डी ने ई को बेच दिए। ये पांचों ही एक दूसरे को जानते थे, तो इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट किया मार्केट को और जानबूझ के उसके प्राइसेस बढ़ा दिए, ठीक है। अब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होंगे उनको लगेगा ये कंपनी अच्छी है एबीसी, इसमें ना अपने आप ही मतलब अभी अच्छे ज्यादा ग्रोथ आ रही है, तो ये और ऊपर जा सकती है। लेकिन जैसे ही ई ने 18 के बेचे ना, उसने एग्जिट कर दिया, और ये सब तो एग्जिट कर ही चुके थे। तो अब ई ने अभी होल्ड करके रखा, ठीक है, 18 पे। ये होता गया होता गया होता गया, अब जो है ना 18 पे पहुंचने के बाद अब लोग सोचने लगे यार कि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं। उन्होंने खरीदे और इसके प्राइस और ज्यादा हो गए और 32 तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने, क्योंकि उसने लार्ज होल्डिंग थी, वो उसको ड्रॉप कर दी और उससे एग्जिट कर गया मार्केट से। क्योंकि एक हुआ तो कि कुछ
कुछ थी नहीं, कोई रीज़न ही नहीं था प्राइस बढ़ने का, तो प्राइस तो ड्रॉप होनी ही है ना, क्योंकि ये जो है जानबूझ के आर्टिफिशियली उन्होंने प्राइस बढ़ाया है। तो इससे क्या है, छोटे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन इस पे जो है रिंग ट्रेडिंग जो है इलीगल है, इसके ऊपर सेबी नज़र रखती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि कहीं पे ये हो तो नहीं रहा है, कहीं पे एकदम से प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है किसी शेयर के, रीज़न क्या अगर बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ें सेबी और स्टॉक एक्सचेंज सब चीज़ों पे नज़र रखते हैं। क्योंकि अब मैं एक ब्रोकर कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ कि कितना ज़्यादा शेयर सर्विलेंस पे आ जाते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सेबी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है सब चीज़ों पे कि इन्वेस्टर्स के साथ नुकसान ना हो। हमने मार्केट इंडाइसिस का भी कवर किया था कि इंडेक्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, अलग अलग कंपनीज के, टॉप की कंपनीज को प्राइसेस के जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, उसकी वजह से इंडेक्स में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मूवमेंट आती है और हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है नीचे गई है, उसके यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 5000 प्लस कंपनीज हैं, और एनएसए स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें 1600 प्लस कंपनीज हैं। फिर इसमें सेंसेक्स इसका इंडेक्स है, 30 कंपनीज है, जिसमें निफ्टी जो 50 कंपनीज है, मैंने सब डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसके अलावा इसमें और थोड़ा डिटेल में बता रखा है, निफ्टी 50 भी बोलते हैं इसको, और इंडेक्स एनएसई, ये सब हमने कवर कर रखा है। फिर सेक्टोरल इंडिसेस हम उसको बोलते हैं, जैसे अब उसने क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स का लिया, लेकिन अब एक पर्टिकुलर सेक्टर से लेना, मैंने ये भी बताया था कि बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक ने लिया, एसबीआई ले लिया, अलग अलग जो टॉप के बैंक थे वो ले लिया और उसका एक इंडेक्स बना दिया, बैंक निफ्टी। आपने सुना हो तो ये एक बैंक्स का जो है पूरे बैंक सेक्टर का अलग अलग कंपनीज लेके उसके प्राइजेस की मूवमेंट को शो करेगा, जैसे वो अलग अलग सेक्टर्स की कर रहा था। सेम वे में निफ्टी आईटी, ठीक है, ऐसे सेक्टोरल इंडिसेस उसको बोलते हैं। फ्री फ्लॉट मार्केट कैप का मतलब होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स जो है मार्केट में फ्रीली छोड़ रखे हैं सर्कुलेट होने के लिए, उनमें जो है प्राइसेस में चेंजेस होने के लिए, ट्रेड होने के लिए। फिर मर्चेंट बैंकर जो है हमने बताया था, अंडरराइटर्स का काम मर्चेंट बैंकर करता है, दो मेन काम होते हैं उसके, मर्जर्स और एक्विजिशन का और फंड रेज करना। जितनी भी ये प्रोसेस है ना, ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना, फिर उसका जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड करना, जितना भी काम होता है एंड तक, जब तक इशू कंप्लीट ना हो जाए, उसमें मर्चेंट बैंकर हेल्प करते हैं। ठीक है, अ, फिर बुक बिल्डिंग इशू के बारे में हमने डिसाइड किया था कि अलग अलग इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, उनसे एक रेंज पूछी जाती है कि उसको वो कितने में खरीदना चाहते हैं, फिर वो डिसाइड होते हैं। तो वो सारा बुक बिल्डिंग इशू में था कि प्राइस बैंड कैसे डिसाइड होता है। प्रोस्पेक्टस का हमने पढ़ा था कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी प्रिपेयर करती है, जिसमें सारी मेजर डिटेल्स होती है कंपनी की, और उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को देख सकते हो। प्राइस बैंड का मैं बता चुकी हूँ। फिर ये मैंने बताया था, फिर भी मैं एक बार अगेन बताती हूँ कि कैसे था इसमें। एक तो जिस दिन आईपीओ लिस्ट होता है वो 10 बजे होता है, ठीक है, फर्स्ट लिस्टिंग डे पे। दूसरा क्या है कि मैंने बताया था कि जैसे अब इसमें प्राइस बैंड ले रखा है 290 से 300, ठीक है, 290 पे नंबर ऑफ बिड्स है 5, यानी कि 5 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। 291 पे 3 ने, 295 बयासी ने, और 300 पे 10 ने, 100 में से मान लेते हैं। तो 295 में 82 सबसे ज्यादा है, 90% सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है। तो ये शेयर प्राइस डिसाइड होगा, ये जो 5 रुपए वो रिफंड हो जाएंगे, इनको भी शेयर अलॉट हो जाएंगे और इनको भी हो जाएंगे, लेकिन इनको और इनको नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना था, जितना भी बेसिक्स में मैंने कवर किए हैं सारे टॉपिक्स वो यही है। मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ बताए हैं आपको जो मैंने पीपीटी में नहीं कवर किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो मुझे बता दो। ये जितना भी आपने पढ़ा है ना, हो सकता है अभी आपको यूज का ना लग रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो बोरिंग सा, लेकिन जब आप इसको ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये सब चीजें वहां मिलेंगी और समझ में भी आएंगी, क्योंकि आपने अभी सुनी है। ठीक है, बाकी क्लास का हाल देख के तो नहीं लग रहा है मुझे ज्यादा बच्चे नहीं है, तो कितने सुन रहे हैं कितने नहीं सुन रहे मुझे नहीं पता है। समझ में आया इतना जितना मैंने बताया है? यस मैम। कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? कोई डाउट नहीं किसी को? तो अभी मुझे ये बता दो कि ये बेसिक्स का स्टॉक मार्केट का तो कंप्लीट हो गया है, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस का अभी शुरू कर दूं या फिर कल से शुरू करना है, ये बता दीजिए आप मुझे। मैम कल से ही करा देना। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। यस मैम। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।
किसी को डाउट हो पूछ सकता है। एक सेकेंड।